अभी यहाँ पे हमको जो नेक्स्ट लॉ पढ़ना है उसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। ठीक है, लिखना नहीं है फिलहाल, कॉपी ओपन करने का मतलब भी नहीं है, लिखना नहीं है तो कॉपी ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट बंदी होनी चाहिए। ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, तो एंड में लिख सकते हो। ठीक है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के लिए चलेगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों में से कौन से वर्ड के बारे में सुना है? दोनों। शायद मैंने ही बताया था। और इसी चैप्टर में बताया था शायद। सही है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किए थे। अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सपोज ये मान के चलते कि मेरे पास यहाँ पे एक बोतल है, ये डीओ का बोतल है, और इस डीओ के बोतल को स्प्रे करते हैं हम लोग, तो ये बोतल यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे एक छोटा सा पिन होल होता है। तो इन साइड में जो गैस है, जैसे हम नॉब को प्रेस करते हैं तो वो गैस इस पिन होल से बाहर निकलता है। तो कोई भी ऐसा गैस जो हाई प्रेशर से अंदर किसी बोतल के ऊपर फिल किया है, उस बोतल में से एक पिन होल में से गैस बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन। क्या बोलेंगे? इफ्यूजन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास जो डीओ का बोतल है, बोतल के नॉब को प्रेस कर दिया, तो इस बोतल में से डीओ का जो गैस है वो बाहर निकल रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। अब यहाँ पे जो गैस मैंने डीओ स्प्रे किया था, वो आफ्टर सम टाइम इसका स्मेल जो रहेगा वो पीछे तक चला गया। इसका मतलब जो गैस यहाँ से बाहर निकला था डीओ का गैस, वो वहां तक स्प्रेड हुआ। तो स्प्रेड होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन, सॉरी डिफ्यूजन। तो पिन होल से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे हम लोग इफ्यूजन, और जब स्प्रेड होगा तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। समझा डिफरेंस दोनों के बीच का? तो एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। तो किसी ने पूछा डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, तो क्या लिखोगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ्यूजन, तो क्या बोलोगे? एस्केप ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, एस्केप ऑफ गैस थ्रू अ पिन होल, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या तो रेट ऑफ इफ्यूजन दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ये लॉ बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to root of 1 upon density। और डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो गैस की है, तो उसको वेपर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला मिला, रेट इक्वल्स टू 1 रूट ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। इसे चैप्टर 1 में देखा था, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं लिखता हूँ रेट, रेट को लिखता हूँ मैं R से, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 अपॉन D। D स्टैंड फॉर डेंसिटी। तो डेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जितना ये कम रहेगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला रेट और डेंसिटी के हिसाब से है। इफ यही फॉर्मूला मैं रेट और मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से निकलूं तो क्या होगा? रेट is directly proportional to root of 1 upon 2 into molecular mass। नहीं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी है, तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू आएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आएगा,
ये आएगा 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कैपिटल M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो रेट और डेंसिटी के बीच का रिलेशन बताता है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला रेट और मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस बताता है। तो जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल बताते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा इसका मतलब उसका डेंसिटी कम होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए। इसके ऊपर जेडब्ल्यू और नीट में क्वेश्चन आता है, 3 या 4 गैसेस दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा इनमें से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। या तो ये पूछा जाएगा इन चारों को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ पे 2 या 3 गैस का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने बोला मेरे पास H2 है, मेरे पास N2 है और मेरे पास O2 है, 3 गैस है। तीनों गैस का सेम क्वांटिटी यूज किया, तीनों गैस का सेम क्वांटिटी यूज किया। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? 20 सेकंड दे सोचने के लिए। इन तीनों में से किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा और क्यों होगा? जब सोचने के लिए टाइम दिया है तो टाइम होने के पहले कुछ बोलना नहीं है। तो फॉर्मूला लिख के काम हो सकता था, लेकिन रिलेशन क्यों लिख के दिया ताकि ऐसे टाइम हमको काम में आए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा? 2। देखो जहां पे भी हाइड्रोजन लिखा है तो मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन हमेशा गैसीय स्टेट में होता है, और जो हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में होता है वो H के फॉर्म में नहीं होता है। तो हाइड्रोजन लिखा है तो आपको H2 मानना है, ऑक्सीजन गैस लिखा है तो O2 मानना है, नाइट्रोजन गैस लिखा है तो N2 मान के चलना है। वो जिस फॉर्म में मिलता है वो लिखना है। तो कहीं पे लिखा था ऑक्सीजन गैस, तो कंफ्यूजन होगा सर इसको O कंसीडर करना है कि O2 कंसीडर करना है। तो जो भी है उसको नेचर में देखो किस फॉर्म में मिलता है। मैंने बोला क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है। तो जब क्लोरीन गैस की बात कर रहा हूं मैं तो आपको Cl2 के बारे में सोचना है। मेंशन किया हुआ है क्लोरीन एटम तो Cl। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन यहाँ होता है कि Cl लेना है कि Cl2 लेना है। अब H2 का मास देखेंगे तो कितना है मॉलिक्यूलर मास? 2। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक नाइट्रोजन का आता है एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास नंबर, तो एक नाइट्रोजन का रहेगा 14, तो 2 नाइट्रोजन का रहेगा 28। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर 16, तो ऑक्सीजन का 32। समझ में आ रहा है? अब मॉलिक्यूलर मास का और रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक गैस को और मिक्स कर दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड एज CH4, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीथेन। सही है? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 16। कार्बन का कितना है? 12, और हाइड्रोजन का 1, मतलब 4, कितना हो गया? 16। अब कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट रहेगा हाइड्रोजन का, उससे कम रहेगा CH4, उससे कम रहेगा, और उससे कम। समझ में आ रहा है? अब इसको निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने NH3 जो गैसीय स्टेट में होता है। कौन? NH3। नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3, कितना हो गया? 17। अब देखा जाएगा तो इसका मास सबसे कम है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा ये, उसके बाद दिस वन, उसके बाद दिस वन। इन मैं इसको निकाल फेंकता हूँ तो इसका रेट सबसे ज्यादा और इसका रेट सबसे कम। अब निकाल के फेंक दिया इसको, सही है? अब इसको निकाल फेंका, अकेला है तो कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि रेट और डिफ्यूजन का रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ
दो अलग अलग गैस है, तो पहले के लिए जो रहेगा उसको बोलेंगे R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d1, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो दो अलग अलग गैस का हमको रेट कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन के लिए। दूसरे के लिए क्या रहेगा, R2 इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/d2। सही है। अब मुझे क्या करना है, R1/R2 का रेशियो फाइंड करना है। तो R1/R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ d2/d1। सही है। अरे हाँ या नहीं, नहीं समझा। 1/d1 डिवाइडेड बाय 1/d2, ये वैसे ही है A/B इक्वल्स टू C/d1, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये मैंने कल बताया था, तो अब रिपीट नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है। तो ये रहेगा रेट और डेंसिटी का रिलेशन। दोनों में कांस्टेंट है। अब इसको निकालने के लिए हमने कांस्टेंट को यूज किया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपने लिया k, यहाँ पे भी कांस्टेंट लिया k, तो न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में भी कांस्टेंट है, इसलिए आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लेते हैं रेट और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, R1 इज इक्वल्स टू, या तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ 2/m1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 इसके लिए। अब इक्वेशन 3 बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेट ऑफ 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 2/m2, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब क्या होगा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, तो यहाँ पे हमको मिलेगा R1 और R2 का रेशो, तो ये आना चाहिए M2/m1। किसी ने पूछा M का मतलब क्या है, तो समझा। एक बार देख लो इतना पहले। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है। एक बार उसको वहां से रिलेट कर सकते हो। ये क्लियर है? Yes. ये वाला क्लियर है? Yes. पक्का? हाँ, चलिए आगे। हाँ। अब मैं आपको जनरल पूछता हूँ, रेट मतलब क्या है? ये रेट मतलब कीमत वाला रेट नहीं है, रेट का मतलब स्पीड वाला रेट है। अब मैंने बोला कि दो व्हीकल्स को हमने कंपेयर किया, दोनों चल रही है, तो हम बोलेंगे एक का रेट ज्यादा है, दूसरे का रेट कम है। इसका मतलब एक ज्यादा फास्ट जा रहा है, दूसरा Slow. इसका मतलब दो तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों में से दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है। मैंने बोला मेरे पास व्हीकल ए है और मेरे पास व्हीकल बी है। इस व्हीकल को 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है और इसको भी 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है। व्हीकल ए ने 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट्स लिए और व्हीकल बी ने क्या किया, उसके लिए 15 मिनट्स लिए। तो डिस्टेंस को हमने कॉमन रखा और हमने टाइम को मेजर किया। अब दोनों में से एक व्हीकल को 10 मिनट लगे, दूसरे को, तो इनसे ये कंपेयर कर सकते हैं किसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड ज्यादा है। ए का स्पीड मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना टाइम ज्यादा रहेगा लगेगा उतना रेट ज्यादा रहेगा,
या जितना टाइम कम लगेगा उतना रेट ज्यादा रहेगा? देखो आपने बोला था कि व्हीकल ए का स्पीड ज्यादा है मतलब उसका रेट ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है इसका मतलब उसको टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब रेट का और टाइम का रिलेशन क्या है? तो हम लिख सकते हैं रेट बढ़ता है इसका मतलब उसको टाइम जो लगेगा वो कम लगना चाहिए, सही है। तो जिसको टाइम कम लग रहा है उसका रेट ज्यादा है, समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरी बात, अब दोनों के लिए जो टाइम है वो मैंने सेम रखा, तो दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए दोनों को लगने वाला टाइम भी सेम है, इसका मतलब दोनों का स्पीड सेम है। अब हमने रेस लगाया कि 10 मिनट में कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जो A है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जो B रहेगा वो 1.2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो दोनों के लिए टाइम मेजर किया कि 10 मिनट में कौन कितना दूर जाएगा, तो व्हीकल A जो है वो कितना दूर गया? 2 किलोमीटर, लेकिन व्हीकल B जो है वो 1.2 किलोमीटर चला गया। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन से व्हीकल का स्पीड ज्यादा है? मतलब इस टाइम को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो जो कम टाइम में या उतने ही टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका स्पीड, देखो दोनों के लिए टाइम सेम है ना, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 किलो और इसने मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा उतना उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, मतलब उसका रेट जो रहेगा वो कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट फाइंड कर सकते हैं। ये तो हुई व्हीकल की बात। अब मैं गैस की बात करता हूँ, ठीक है। अब ये मानते चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डीओ का बॉटल है और इस डीओ के बॉटल को मैंने यहाँ स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आपके बेंच तक उसका स्मेल आएगा तो आपको हाथ रेज करना है, सही है। अब पहले बार क्या हुआ, मैंने यहाँ से एक स्प्रे को मतलब डीओ का नॉब प्रेस कर दिया और देख रहे थे तो पता चला कि 2 मिनट के अंदर इसने 5 बेंच को क्रॉस किया, मतलब इसका स्मेल 2 मिनट में कितने बेंच क्रॉस किया? 5। फिर हमने स्प्रे को चेंज कर दिया, दूसरे स्प्रे को हमने क्या किया, यहाँ से बटन दबा दिया और इसमें हमने देखा तो 2 मिनट के टाइम में इसने 7 बेंच को क्रॉस किया। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 मिनट। अब पहले वाले गैस ने क्या किया था? 5 ही बेंच को ट्रेवल किया और दूसरे वाले गैस ने क्या किया? 7 को ट्रेवल किया। तो इसने कम वॉल्यूम को ट्रेवल किया था पहले वाले ने, 5 ही बेंच तक गया था ना वो, मतलब वॉल्यूम कम ट्रेवल किया, मतलब कम वॉल्यूम तक डिफ्यूज हुआ। ये वाला जो गैस है वो ज्यादा वॉल्यूम तक डिफ्यूज हुआ। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा उतना इसका स्पीड ज्यादा रहेगा। टाइम दोनों का सेम है लेकिन इसने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई किया 2 मिनट में और इसने उसी 2 मिनट में वॉल्यूम, तो ये मान के चलेंगे कि इसका स्पीड जो रहेगा वो कम है और इसका स्पीड जो रहेगा वो ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये मान के कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा कि गैस का वॉल्यूम कितना ज्यादा डिफ्यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? पहला फॉर्मूला वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, मतलब गैस कितने वॉल्यूम तक डिफ्यूज हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। सही है? तो पहला जो मैंने एक्सपेरिमेंट बोला था, तो इस एक पहले वाले गैस को, इसको बोलते हैं, इस गैस को 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 बेंच। और इस गैस ने क्या किया? 2 मिनट में 7 बेंच। मतलब दोनों के लिए कॉमन क्या है? टाइम। तो टाइम कॉमन है तो हमने वॉल्यूम देखा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इसने ज्यादा वॉल्यूम को कवर किया, इसने कम वॉल्यूम को कवर किया। तो इस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है और इस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम के साथ गए थे इसलिए। अब मान के चलते टाइम को चेंज करेंगे, इस गैस को यहां से स्प्रे किया तो ये 5वें बेंच तक जाने के लिए इसने 3 मिनट का टाइम लिया।
5वें बेंच तक जाने के लिए 3 मिनट का टाइम लिया। तो इसने वॉल्यूम कितना कवर किया? 5 बेंच तक का। टाइम कितना लिया? 3 मिनट। इसको मैंने यहाँ से 9 प्रेस कर दिया और इसको 5वें बेंच तक जाने के लिए, मतलब 5वें बेंच तक डिफ्यूज होने के लिए टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो दोनों का जो डिस्टेंस है, मतलब वॉल्यूम है, वो कैसा है? लेकिन इसको टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो इसको लग रहा है 3 मिनट। मतलब इसको टाइम कम लगा तो इसका रेट ज्यादा रहेगा। मतलब बोल सकते हैं रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन। सही है? मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना उसका रेट ज्यादा रहेगा और जितना उसको टाइम ज्यादा लगेगा उतना उसका रेट कम रहेगा। सही है? अब रेट को मैं लिखता हूं R, ठीक है? तो वॉल्यूम V और टाइम T। ये जनरल कंडीशन है। इनिशियल के लिए जाऊंगा तो क्या होगा? R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन T1। ये फाइनल के लिए जाता हो R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब मुझे R1 और R2 इन दोनों का रेशो निकालना है। तो क्या होगा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1। कैसे आया? ये वाला, ठीक है? अब केस 1, T1 इक्वल्स टू T2। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। क्योंकि T1 और T2 दोनों का वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला इज R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 अपॉन V2। कौन से केस के लिए? अब इसको ही क्यों हम दूसरे केस को भी देख सकते हैं। क्या आएगा? V1 इक्वल्स टू V2। तो क्या आएगा? पक्का? देखो गलत होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। जिम्मेदारी आपकी। गुड। समझा नहीं समझा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करो, डिफ्यूजन की बात करो, कोई फर्क नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये वाला लॉ एनसीईआरटी में नहीं भी हो सकता है, नहीं है शायद, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेडब्ल्यू और नीट में और इसीलिए हमको इसके बारे में पढ़ना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक एज सून एज पॉसिबल लिखना है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली सेम प्रेशर पे करता हूँ, सेम लेवल पे करता हूँ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करता है, डिफ्यूजन वाला ना। हाँ, बोल सकते हैं हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ स्मॉल पिन होल में से आएगा। तो स्मॉल पिन होल लिखना है।
हो गया यहाँ से यहाँ तक? वो भी लिखना लिख तो फिर पता था ध्यान रखिए। वो एक इक्वेशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है, और कोशिश करना है ट्राई मतलब सॉल्व करने की, हो गया तो ठीक है। लास्ट टू वाले जो है ई और एफ वो खुद समझने की कोशिश करना है, नहीं तो बाद में बोल दूंगा मैं, ठीक है। चलो कॉपी क्लोज कर दो। An unknown gas diffuses 4 times as quickly as oxygen. Calculate the molecular mass of unknown gas. दो गैस को कंपेयर किया है, एक गैस पता है कौन सा, ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका रेट मैंने लिखा R1 क्योंकि उसका रेट दिया नहीं है, सही है। फिर दूसरा गैस आएगा रेट ऑफ एक्स गैस लिख देता हूँ, ठीक है।
लिखने के लिए आसान होता है, अननोन x। और इसका रेट कितना है R2 इक्वल्स टू 4 into R1। लिखा तो है diffuses 4 times as quickly as oxygen। तो ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका रेट जो रहेगा वो 4 गुना रहेगा। ये मान के चलते हैं कि इसका रेट 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका कितना रहेगा 80। गुड, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का रेट। अब बात आती है m ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना रहेगा 32। तो इसका वैल्यू रहेगा, इसको बोलेंगे m1 और इसका वैल्यू रहेगा 32 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। पूछा है m ऑफ x गैस, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा m2, जो हमको फाइंड करना है यूनिट रहेगा AMU। समझ में आ रहा है? ABCD कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? D वाला, B वाला क्या था? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ M2 अपॉन M1। लास्ट में दिख रहा है, ज्यादा छोटा हो रहा है, विजिबल है? ओके। R1 का वैल्यू मतलब ये एज इट इज है, R2 का वैल्यू कितना है 4R1 इक्वल्स टू रूट ऑफ M2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है M1 32। इसको कट करेंगे तो बनेगा 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ M अपॉन 32 M2 अपॉन 32। सही है। अब इस साइड का रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। यस। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू M2 अपॉन 32। ये समझ में आया ना? इसका रूट निकालना है तो अपोजिट साइड को स्क्वायर कर दो। अब क्या होगा 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू M2 अपॉन 32। आगे क्या करना है आपको पता है, 2 कितना आएगा 2 तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 AMU। मतलब गैस कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन। नहीं समझा? समझा। पक्का? यस। फिर दूसरा वाला आप खुद ही सॉल्व करना। सर वो खुद कर लो। सर वो डी को क्या है? डिस्टेंस है? ये डी पहले वाला डेंसिटी है। डेंसिटी प्रेशर। लास्ट जो दो थे उनमें से टी का मतलब डेंसिटी, पी का मतलब प्रेशर और टी का मतलब टेंपरेचर। कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। क्वेश्चन रीड करके बता दो। दी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी सिमिलर लेना है, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा।
relative densities of carbon dioxide and oxygen gas are 22 and 16. If 25 ml of CO2 diffuses in 75 seconds, what volume of oxygen will diffuses in 96 seconds under the same condition? ठीक है, हो जाओ शुरू। ये भी टाइम का है, ये भी टाइम नहीं, कैपिटल मतलब टेम्परेचर। आपने जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उसमें कैपिटल टी का मतलब लिखो टॉप मार्जिन पे। कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी का मतलब टाइम। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ। हाँ पहले तो कोई इक्वेशन को कंबाइन कर सकते। चलो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। कितने गैस है? 2। ये गैस को मान के चलते हैं CO2 वाला और दूसरा मान के चलते हैं O2। जो गिवन है वो लिखते हैं। डेंसिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको लिखेंगे 22। तो ऑक्सीजन का जो डी का वैल्यू है वो कितना है? 60। CO2 का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 25 ml। और उन्होंने पूछा है इसका वॉल्यूम कितना रहेगा। इसके लिए टाइम दिया हुआ है, कितना है? 75 सेकेंड। तो इनके लिए टाइम जो दिया है ये दिया हुआ है 96 सेकेंड। सही है? हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेंसिटी भी दिया है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला देखो, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रूट ऑफ D2 अपॉन D1। सही है। दूसरा फॉर्मूला है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1। सही है। अब इसको मैंने A मान के चला और इसको मैं B, तो इसको मान के चलता इन दोनों के रेशो को A और इन दोनों के रेशो को मान के चलता हूँ B। तो इन दोनों के रेशो को क्या मानूंगा मैं? अरे R1 अपॉन R2 के रेशो को ये माना, इसको B, तो इन दोनों का रेशो क्या रहेगा? A। ये दोनों सेम ही है ना, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। ये दोनों सेम है? नहीं है, तो इसको मानूंगा C। A इक्वल्स टू B है और A इक्वल्स टू C है। इसका मतलब B इक्वल्स टू C हो सकता है। सही है ना?
अब v इक्वल टू c वाला इक्वेशन क्या रहेगा? रूट ऑफ d2 अपॉन d1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इनटू t2 अपॉन t1। समझ में आ रहा है? अब इनमें से 1 किसको CO2 के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो इसके डेंसिटी को बोलेंगे d1, वॉल्यूम को बोलेंगे v1 और t को टाइम को बोलेंगे t1। तो ये बन जाएगा d2 और t2। इनके वैल्यू को यहाँ पुट करो, आंसर मिल जाएगा। समझा? कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया? वैल्यू पुट करो और फाइंड करो। चलो जल्दी। हो गया? आंसर आ गया? नहीं है? क्या हुआ नहीं कर आंसर इतना आना चाहिए, कितना? 37.5 चलेगा? हाँ। वो होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। R1 upon R2 में क्या है? D2 upon D1। इधर भी R1 upon R2 में D1 upon D2 है, D2 upon D1। दोनों के R1 R2 कॉमन
ना ना कोई जरूरत नहीं इसमें आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू यूनिट बार में प्रेशर दिया हुआ वॉल्यूम किस में हो गया लीटर में लीटर बार नीचे आंसर दिया मैंने अब लीटर बार यूज करोगे तो आंसर बार में आएगा अब लीटर लीटर में तो आंसर